करते हैं एक और वीडियो की शुरुआत। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर मॉडल पेपर नंबर 5 जो आपकी उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 के लिए जो है ये वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं राजीव कुमार स्वामी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी फैक्ट 23 में। तो अपन बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चंस जो रहेगा हमारा क्या है, कैसा रहेगा, तो स्टूडेंट आपका ये जो है मॉक टेस्ट की तरह होने वाला है। तो इसके लिए आपको जो है आंसर्स जो है आपको कमेंट करने हैं कि आपके कितने आंसर शुरू हुए। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताइए कि ये बहुविकल्प प्रश्न रहेगा और इसके अंदर 16 जो क्वेश्चन है, ठीक है, छोटे क्वेश्चन जो है बस ऑब्जेक्टिव टाइप वो यहाँ पर आपके आएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की और वो इस प्रकार से हैं। किस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है? तो बताइए कौन सी विचारधारा है जो मनुष्य को प्रकृति का दास मानती है? मानवतावादी, निश्चयवाद, संभववाद या फिर व्यवहारवाद? तो बताइए कौन सी जो है आपकी इनमें से जो प्रकृति को क्या मानती है, दास मानती है स्टूडेंट? तो बताइए कौन सी मानती है? निश्चयवाद। ठीक है, निश्चयवाद जो है वो मनुष्य को प्रकृति का दास मानता है। वहीं संभववाद की अगर अपन बात करें तो संभववाद जो है वो प्रकृति का मनुष्य को विजेता मानती है। याद रखना है स्टूडेंट ये चीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था संबंधित है। ठीक है, तो निम्न ऑप्शन आपके दिए हुए इनमें से कौन सी जो अवस्था है वो जन संक्रमण की प्रथम अवस्था के अंतर्गत आती है? तो उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, उच्च दर समय के साथ घटना, जनसंख्या मंद गति से बढ़ना और मृत्यु दर में कमी आना। तो बताइए जो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रथम अवस्था जो रहती है जनसंख्या की तो वो कौन सी होगी स्टूडेंट? तो राइट ऑप्शन आपका है ए, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है वो प्रथम अवस्था की विशेषता होती है स्टूडेंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्टूडेंट भारत में निम्न में से कौन से राज्य का मानव विकास सूचकांक उच्च है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के कौन से राज्य का जो मानव विकास सूचकांक है वो सबसे ज़्यादा है। गुजरात का, पश्चिमी बंगाल का, केरल का और बिहार का। तो बताइए इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट आपका? तो आपका राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर से, केरल। केरल जो है आपका मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान रखता है और बिहार जो है वो लास्ट है ना, अंतिम स्थान की बात करें तो अंतिम स्थान बिहार का है और 1 नंबर पे जो आपका केरल है स्टूडेंट। याद रखना इस चीज़ को। बढ़ते हैं आगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट आपका, तो ये बहुत ही मोस्ट है। कोल खोज किस प्रकार की कृषि को नाम दिया गया है? तो कौन सी कृषि है जिसको कोल खोज कहा गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जीवन निर्वाह कृषि, सामूहिक कृषि, सहकारी कृषि। ठीक है, यहाँ पर कृषि है भाई। ठीक है, तो सामूहिक कृषि, जो सहकारी कृषि और मिश्रित कृषि। तो बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? तो आप इस प्रश्न का जो है आंसर जो है आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो कमेंट्स में आप बताएंगे कि ये जो आपका कोल खोज है, कोल खोज में से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा गैर आधारभूत उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन ये है ये जो टेलीविज़न, कागज एवं लुगदी उद्योग, श्रृंगार सामान या उपरोक्त सभी। तो इनमें चारों में से कौन सा आपको बताना है गैर जो आधार उद्योग है उसके अंतर्गत आता है या उसमें शामिल होता है। तो आपके जो चारों ऑप्शंस हैं उनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? मुझे पता है आपको पता चल चुका है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ, आप जो सोच रहे हो वही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सारे के सारे गैर जो है आधारभूत उद्योग हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, सॉरी 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है उच्च स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो उच्च स्तरीय जो निर्णय लिए जाते हैं तो वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो वो चतुर्थक के अंदर आते हैं, तृतीय के अंदर, पंचम के अंदर या द्वितीय के अंदर? तो बताइए स्टूडेंट राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? तो राइट ऑप्शन आपका है क्या है स्टूडेंट? कौन सा होगा? ए, ब, स, द में से कौन सा आपका राइट है? तो राइट ऑप्शन आपका है स,
पंचम व्यवसाय। ठीक है, आपको याद रखना है कि पंचम व्यवसाय या पंचम क्षेत्र कह दीजिए, एक ही बात है। तो उस स्तर के जो निर्णय लेने का जो काम है वो पंचम व्यवसाय में या पंचम क्षेत्र के अंतर्गत होता है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है डेन्यूब जल मार्ग किस महाद्वीप में स्थित है। तो बताइए डेन्यूब जो है वो कौन से महाद्वीप में आता है, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, अमेरिका में या यूरोप में। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट आपका, कौन से में आता है डेन्यूब। ऑप्शन ए, बे, से, दे, राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है इस सवाल का वो है यूरोप। यूरोप में जो है डेन्यूब जलमार्ग स्थित है स्टूडेंट, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है मार्ग पतन या विश्राम पतन का उदाहरण है। ठीक है, चाहे मार्ग पतन कह दीजिए चाहे विश्राम पतन कह दीजिए, एक ही बात है। तो ये जो है कौन सा इसका उदाहरण है, तो होनोलुलु, सिंगापुर, अदन या उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, ए, बे, से, दे, कौन सा जो है आपका सही है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका भी वही आंसर है जो आप सोच रहे हो, ऑप्शन नंबर द। होनोलुलु, सिंगापुर और अदन तीनों के तीनों मार्ग पतन या विश्राम पतन की श्रेणी में आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बाकी हैं स्टूडेंट, जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए इन सारे ही जो है मोस्ट क्वेश्चंस को। तो शुरुआत करते हैं अपन 9 नंबर की। 22 अनुसूचित भाषाओं में से किस भाषा को बोलने वाले या बोलने वालों का वर्ग लघुत्तम है। तो जो हमारे संविधान के अंदर 22 भाषाएं जो है अनुसूचित की गई हैं, तो उनमें से सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तेलुगु, संस्कृत, हिंदी या तमिल। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, क्या राइट ऑप्शन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सही है बे। बे एकदम सही, बिल्कुल सही है आपका स्टूडेंट। संस्कृत जो है वो सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल विकास एवं उद्यमिता हेतु नियम बनाए थे। तो कब बनाया था, 1911 में, 1912 में, 1915 में या गलत बोल गया मैं स्टूडेंट, यानी 2011, 2012, 2015 और 2014। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट इसमें। तो राइट ऑप्शन इसमें स्टूडेंट आपका होगा ऑप्शन नंबर से। 2015 के अंदर कौशल एवं उद्यमिता हेतु नियम बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, 2015 में बनाए गए थे, याद रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूरजमुखी निम्न में से कौन सी फसल है। तो बताइए कि जो सूरजमुखी है वो कौन सी फसल के अंतर्गत आता है, मोटे अनाज में, खाद्यान्न में, दलहन में और तिलहन में। तो बताइए क्या ऑप्शन होगा आपका, मोटा अनाज होगा, खाद्यान्न, तिलहन या दलहन। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट। तो राइट ऑप्शन है से। सूरजमुखी है वो एक तिलहन फसल होती है, क्यों, क्योंकि इसका तेल निकाला जाता है। ठीक है भाई, सूरजमुखी है उसका तेल निकलता है, तेल निकलता है तो तिलहन में आ जाती हैं। जो वह सभी फसलें जिनका तेल निकाला जाता है वो तिलहन में आएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्न में से किस राज्य में लेंगुन झील नहीं पाई जाती है। तो लेंगुन झील आपको बतानी है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें जो है क्या नहीं पाई जाती, लेंगुन झीलें नहीं पाई जाती। असम में, उड़ीसा में, पश्चिमी बंगाल में या केरल में। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या है, कौन से राज्य में नहीं पाई जाती हैं लेंगुन झीलें स्टूडेंट। आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो है, बताइए तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, असम में जो है लेंगुन झील नहीं पाई जाती, उड़ीसा में पाई जाती हैं, पश्चिमी बंगाल में पाई जाती हैं और केरल में पाई जाती हैं। तो इन तीनों में पाई जाती हैं, असम जो होगा आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से लोहा अयस्क का प्रकार है। तो निम्नलिखित में से जो दिए हुए हैं इनमें से लोहा अयस्क का प्रकार है तो कौन सा है, लिग्नाइट, हेमेटाइट, एंथ्रेसाइट या बॉक्साइट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा कि लोहा अयस्क का इनमें से कौन सा प्रकार है स्टूडेंट। तो इसका जो है राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइट जो है वो एक लोहे का ही प्रकार है। तो लोहा अयस्क के प्रकार की बात करें तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट जो है दोनों ही किसके हैं स्टूडेंट, लोहा अयस्क के प्रकार हैं। वही लिग्नाइट और एंथ्रासाइड हैं ये कोयले के, और बॉक्साइट आपको पता ही है कि इससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है, ये लोहा अयस्क नहीं है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वप्रथम टीवी का प्रसारण कब हुआ था? तो बताइए, भारत के अंदर सबसे पहले जो है टीवी की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में, 1959 में, 1923 में या 1936 में? तो बताइए स्टूडेंट, क्या होगा इसमें राइट आंसर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1959 के अंदर जो है भारत के अंदर टीवी की जो है शुरुआत हुई या टीवी का प्रसारण है वो शुरू हुआ था स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ज्वारीय पतन किस नदी पर स्थित है? तो ज्वारीय पतन कौन सी नदी पर है? दामोदर, ब्रह्मपुत्र, हुगली या गंगा? तो बताइए कौन सी नदी जो है जिसके ऊपर आपका जो है ज्वारीय पतन स्थित है? तो बताइए कौन सी पर है? दामोदर पर, ब्रह्मपुत्र, गंगा, हुगली, चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो बिल्कुल सही है, हुगली नदी पर। कौन सा बंदरगाह है भाई? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह कहाँ है? हुगली नदी पर स्थित है स्टूडेंट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से भूमि निम्नीकरण होता है, तो भूमि का जो निम्नीकरण होता है वो कैसे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, भू क्षारीयता की वजह से, लवणता की वजह से, मृदा अपरदन की वजह से या उपरोक्त सभी से? तो बताइए राइट क्या होगा इन चारों में से? तो आपका ऑप्शन नंबर द है वो बिल्कुल सही होगा। भू क्षारीयता की वजह से भी जो है भूमि निम्नीकरण होता है, लवणता की वजह से भी होता है और मृदा अपरदन की वजह से, यानी तीनों ही कारक जो है वो भू निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला रिक्त स्थान जो है वो इस प्रकार से है, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर आते हैं कहलाता है। यानी प्रवासी जो है वो किसी दूसरी जगह से आकर बसते हैं, यानी उनके लिए कोई नई जगह हो, तो ऐसे प्रवास को क्या कहा जाएगा? बताइए स्टूडेंट, तो क्या कहा जाएगा? आप्रवास। ठीक है, तो जो प्रवासी बाहर से आते हैं और बसते हैं वो क्या कहलाते हैं? आप्रवासी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जी पैदा करते हैं वहाँ इसको का नाम दिया जाता है। तो रिक्त स्थान है, तो बताना है आपको कि जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जी पैदा करते हैं वहाँ इनको रिक्त स्थान का नाम दिया जाता है। तो किसका नाम दिया जाता है स्टूडेंट? क्या कहते हैं? तो जो किसान सिर्फ खेती करते हैं किसकी? सब्जियों की, तो वो क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग कहलाती है, या ट्रक कृषि आप कह सकते हो। ठीक है, तो ट्रक कृषि या ट्रक फार्मिंग दोनों ही आपके ऑप्शन जो है वो सही रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, व्यापार का गठन बिचौलियों, सौदागरों और पूर्तिगरों द्वारा होता है। तो कौन से व्यापार का होता है? तो स्टूडेंट होता है थोक व्यापार का। किसका होता है? थोक व्यापार। तो थोक व्यापार का गठन बिचौलियों, सौदागरों और पूर्तिगरों द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में रिक्त स्थान के बाद आई। तो कब आई? 18वीं शताब्दी के बाद में परिवहन के अंदर जो आई थी क्रांति, तो वो किसके बाद आई थी? तो क्या था? तो वो स्टूडेंट आपका था भाप का इंजन, भाप इंजन। ठीक है, तो भाप इंजन की वजह से जो है क्या आई थी? क्रांति आई थी। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा है, गेट को विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? तो आपका इसमें रहेगा जनवरी। साल कौन सी है स्टूडेंट? महीना तो मैंने लिख दिया है, जनवरी। ठीक है, साल कौन सी है? तो बताइए कौन सी साल है? गेट को जो है WTO में कब जो है रूपांतरित किया गया था? ठीक है, तो कब किया गया था? 1995। ठीक है, जनवरी 1995 से गेट को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में रूपांतरित कर दिया गया। ठीक है, हुआ क्लियर? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है, भारत की जनगणना नगरों को वर्गों में वर्गीकृत किया। तो भारत की जो जनगणना है उसने नगरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया था? तो कितने भागों में किया था स्टूडेंट? तो बताइए कितने भागों में किया था? राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट? बताइए। तो ये था 6 भाग। ठीक है, कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में
बांटा था स्टूडेंट। नेक्स्ट है साझा संपत्ति संसाधनों को रेगिस्तान प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। तो कौन सा कहा जाता है भाई? साझा संपत्ति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? मोस्टली इसमें यही पूछा जा रहा है कि दूसरे किस नाम से जाना जाता है साझा संपत्ति को? तो सामुदायिक होगा स्टूडेंट। क्या होगा? सामुदायिक। ठीक है, तो सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर कृषि को सिंचित व रेगिस्तान में वर्गीकृत किया गया या किया जाता है। तो आर्द्रता के आधार पर जो है कृषि को दो भागों में बांटा गया है। तो एक भाग सिंचित और दूसरा कौन सा होगा? असिंचित या बारानी। ठीक है, क्या होगा आपका? बारानी होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो सिंचित व बारानी में वर्गीकृत किया गया है। याद रखना है आर्द्रता के आधार पर दो भाग हैं, सिंचित और असिंचित, या आप उसको बारानी भी कह सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है नौका खनिजों की गुणवत्ता एवं मात्रा के बीच रेगिस्तान संबंध पाया जाता है। तो कैसा संबंध पाया जाता है बताइए? तो गुणवत्ता और मात्रा जो होती है ना उनके बीच में जो पाया जाएगा वो क्या होता है आपका? बताइए क्या कहेंगे उसे? तो उसे स्टूडेंट कहेंगे प्रतिलोमी। प्रतिलोमी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो रेगिस्तान में मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, तो आप जैसे ही मैं प्रश्न कंप्लीट करूँ, ठीक है, उसके साथ वीडियो पॉज कर लो, फिर उसका आंसर सोच लो और उसके बाद में आंसर को देखना है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तुम जैसे देखो मैं बताऊँ, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट ये हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा स्टूडेंट यहाँ पर, भारत के रेगिस्तान राज्यों में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक किया गया है। ठीक है, अब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसका आंसर आपको देना है। अब मैं क्या थोड़ा सा जल्दी देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम फिर वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है स्टूडेंट। तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को पॉज कर दोगे, पॉज यानी मतलब वीडियो को रोकोगे, उसका आंसर सोचोगे, और जैसे ही आपने आंसर सोच लिया उसके बाद में वीडियो आगे चलाओगे और उसके अंदर आप देखोगे कि मैं कौन सा आंसर कर रहा हूँ, क्या जो मैंने आंसर किया है या जो आपने आंसर मिलाया है, जो सोचा है वो आंसर दोनों को मिलाओ, कौन सा सही है या नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु भारत का ऐसा राज्य है जिसने घरों के अंदर जो है जल संग्रहण को बनाना जो है अनिवार्य किया है। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे। पहला हमारा प्रश्न है अनुकूलन से क्या अभिप्राय है? तो अनुकूलन किसे कहते हैं? ठीक है, तो क्या होता है कि देखो अनुकूलन क्या होता है कि जब भी जो इंसान है यानी मनुष्य है वो किसी दूसरे वातावरण में जाकर वहाँ उसके अनुसार अपने आप को ढाल ले, वही अनुकूलन कहलाता है। तो ये तो सामान्य है। अब बुक के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, जब मानव वातावरण के अनुसार स्वयं अपने आप को परिवर्तित करके क्रियाशील होता है तो वह स्थिति अनुकूलन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात वही है कि जब भी मानव जो है वो वातावरण के साथ जो है अपने आप को ढाल लेता है और उस वातावरण में ढालने के बाद वो अपनी क्रियाएं सुचारू रूप से करना शुरू कर देता है, तो उसे ही क्या कहते हैं स्टूडेंट? अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, हुआ क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट? देखिए, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है या की जाती है? तो बताइए किस प्रकार से की जाती है? तो इसका रहेगा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस क्या होगा? आप्रवास और माइनस उत्प्रवास। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जनसंख्या की क्या है? वास्तविक वृद्धि दर। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। तो ये जो है जनसंख्या वृद्धि की जो है वास्तविक दर है स्टूडेंट। ठीक है, इसको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है मानव विकास के कोई दो स्तंभों के नाम बताइए। तो मानव विकास के दो स्तंभ कौन से हैं? तो दो स्तंभ यहाँ पर कोई भी आप दो स्तंभ दे सकते हैं। ठीक है, 4 हैं ये। तो पहली है संबंधता, दूसरा है सतत पोषणीयता। ठीक है, असंबंधता और सतत पोषणीयता जो है वो मानव विकास के जो है 2 स्तंभ हैं स्टूडेंट। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग एवं निजी क्षेत्र के उद्योग में कोई एक अंतर बताइए। तो एक अंतर आपको बताना है सार्वजनिक और निजी उद्योगों में। तो आइए जानते हैं क्या होता है। देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं, जबकि निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, छोटा सा है, आराम से आप याद रख लोगे। ठीक है, क्या है, जो सामुदायिक या सार्वजनिक उद्योग होते हैं वो सरकार के अधीन होते हैं, जबकि निजी उद्योग होते हैं वो व्यक्ति जो निवेशक होते हैं उनका स्वामित्व उनके ऊपर होता है। बस इतना ही फर्क है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। तो फुटकर व्यापार किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो आइए जानते हैं। वे व्यापारिक क्रियाकलाप जो कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं फुटकर व्यापार कहलाता है। ठीक है, यानी वह सभी व्यापारिक केंद्र जो डायरेक्ट जो है उपभोक्ताओं को वस्तु उपलब्ध करवाते हैं वो फुटकर व्यापार रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पर प्रायद्वीप जो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश हैं उसमें सिंचाई सबसे ज़्यादा किससे की जाती है। तो स्टूडेंट राइट ऑप्शन है आपका तालाब। तालाबों से जो है अत्यधिक सिंचाई की जाती है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र पर या ढक्कन के पठार पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ढक्कन का पठार भी हो सकता है और प्रायद्वीपीय पठार भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो है तालाबों से कृषि की जाती है स्टूडेंट, तो ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उर्वरकों के अधिक उपयोग से धरातलीय जल में किस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। तो बताइए कि जो ज़्यादातर हम जो है उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो कौन से तत्व की, तो नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है खंड ब। इसमें आपके लघुत्रात्मक प्रश्न हैं और आइए स्टूडेंट जानते हैं इन प्रश्नों के बारे में। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न जो हैं लघुत्रात्मक में होने वाले हैं। खंड ब है ये आपका, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं। और अब शुरुआत करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मानव भूगोल जो है उसका संबंध जो है सामाजिक विज्ञानों के साथ है। ठीक है, तो वो बात आपको यहाँ पर बतानी है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में से है और बुक के पीछे जो आपके प्रश्न हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस हमने मानव भूगोल का जो संबंध है सामाजिक विज्ञानों के साथ तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है इतिहास के साथ, राजनीति विज्ञान के साथ, समाजशास्त्र के साथ, दर्शन शास्त्र के साथ। ठीक है, तो ये सभी सामाजिक विज्ञानों के साथ मानव भूगोल का संबंध है वो पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इतिहास से हम अतीत के बारे में पढ़ते हैं, मानव अतीत के बारे में, राजनीति से मानव के वर्तमान के बारे में पढ़ते हैं, समाजशास्त्र जो होता है उससे जो है समाज के बारे में पढ़ा जाता है, दर्शन शास्त्र की अगर अपन बात करें तो वो जो कई दार्शनिक जो विचार होते हैं समाज के तो उनके बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मानव भूगोल से संबंध रखती हैं स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, औद्योगिक क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र क्यों होते हैं बताइए। तो आपके औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं वो अत्यधिक जनसंख्या वाले क्यों होते हैं। तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो रोजगार की प्राप्ति हेतु लोग जो है उन क्षेत्रों में आकर बस जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है। लोग क्योंकि बाहर से आते रहते हैं और पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। ठीक है, तो रोजगार, अच्छी शिक्षा, ठीक है, और भी आपकी मूलभूत आवश्यकताओं आदि की पूर्ति आसानी से इन क्षेत्रों में हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हमेशा जनसंख्या है वो ज़्यादा पाई जाती है। मुख्य जो कारण है यहाँ जनसंख्या का ज़्यादा होने का वो स्टूडेंट आपका आर्थिक कारण है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और आप इसमें देख लेंगे। नेक्स्ट आपका है प्रौद्योगिकी ध्रुव का क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या होता है, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो है काफ़ी ज़्यादा है विकास होते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की जो है प्रौद्योगिकी क्रियाएँ होती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो आपका बेंगलुरु है, भारत में बेंगलुरु है, अमेरिका में सिलिकॉन वैली है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्रौद्योगिकी ध्रुव हैं। ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी हब हैं ये। ठीक है, तो इसके बारे में आप और पता कर सकते हैं स्टूडेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक संकुल कौन सा है तथा क्यों है।
ठीक है। तो अगर उद्योगों की बात करें, अगर तो उद्योगों में यूरोप की बात करें तो यूरोप का पश्चिमी क्षेत्र जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वहाँ क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक विकास है वो ज़्यादा हुआ है। और अगर इसमें आप देखो तो सबसे प्रमुख जो आपका हो जाता है रूर। ठीक है, रूर जो क्षेत्र है, ठीक है, ये बहुत ही प्रमुख है। ये कहाँ पर है? जर्मनी में भाई। ठीक है, तो इसके बारे में आप देख सकते हो और ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रादेशिक समूह का क्या उद्देश्य है। तो प्रादेशिक जो समूह होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है। तो प्रादेशिक जो व्यापारिक समूह होते हैं उनका उद्देश्य व्यापार में जो है व्यापार समझौता है एक प्रकार से। क्या है? व्यापार समझौता। और इसमें क्या होता है कि इसके जो सभी सदस्य देश होते हैं वो मिलकर व्यापार करते हैं जिसके ऊपर कर वगैरह, ठीक है, और भी कई चीज़ें जो है वो काफ़ी कम लगती हैं और व्यापार जो है सरल और सुगम बन जाता है। ठीक है, तो ये आप इसको देख लेना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की विश्व में जो है स्थिति है वो बतलाइए। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत की जो है क्या स्थिति है। तो स्टूडेंट मैं आपको याद दिलाऊं कि आपको 2011 के अकॉर्डिंग ही बताना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो चैप्टर हैं उसके अंदर जो है या हमारे सिलेबस के अंदर 2011 की जनगणना ही दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग बताना है। जैसे भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, भारत के अंदर 121.02 करोड़ जो जनसंख्या है वो निवास करती है। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर आपके आ जाएंगे। और चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है और जो भी इसमें है आपके, तो वो आप यहाँ पर बता दोगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपना आता है जो है 10 का है गैरिसन नगर। तो गैरिसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार होते हैं। तो गैरिसन नगर आप जानते ही हो, छावनी नगर होते हैं। ठीक है, तो छावनी नगर जो होते हैं उन्हीं को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, गैरिसन नगर कहा जाता है। ठीक है, और इसमें सेना संबंधित कार्य होते हैं, सेना संबंधित कार्य होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और आपको जो है थोड़ा सा इसकी परिभाषा वगैरह वो सब याद कर लेने हैं। जो मैंने लिखा है यही नहीं लिखना है क्योंकि ये जो है लघुत्रात्मक प्रश्न है, तो इसमें आपको कुछ लिखना पड़ेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। नेक्स्ट है 11 का परिवहन के 3 प्रमुख साधन जो है उनका उल्लेख कीजिए। तो 3 परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? वायु परिवहन, स्थल परिवहन और जल परिवहन। ठीक है, या तो इनका कर दो। ठीक है, तो या आप इनका कर दो या रेल वगैरह का, सड़क वगैरह का, या जो है ना वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको बताने हैं 3 प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, तो साधनों के बारे में बताने। सॉरी, यहाँ पर ये स्थल वायु ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर साधन पूछे हैं। ठीक है, तो आप सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइप परिवहन का कर सकते हो। ठीक है, या जल परिवहन का कर सकते हो या वायु परिवहन का। ठीक है, नेक्स्ट है पतन और पोताश्रय जो होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है? तो कोई 3 अंतर जो है आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। यानी पतन जो होते हैं वो सामान उतारने व लादने के लिए होते हैं, पोताश्रय जो होते हैं वो जहाज़ों को जो है वो विश्राम स्थल उपलब्ध करवाते हैं। तो ये जो है आपके इसमें हो जाएंगे, तो इस हिसाब से आप इसको कर देख लेना। बढ़ते हैं आगे। 13 का हमारा हो जाता है आधुनिक कृषि जल प्रदूषण हेतु किस प्रकार उत्तरदायी है, समझाइए। तो आधुनिक कृषि जो है वो किस प्रकार से जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, तो वो आपको बताना है। तो अपन बता सकते हैं ना, अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, और ये जो है धरातलीय जल और भूम जल जो है वो दोनों को ही क्या कर रही हैं, प्रदूषित कर रही हैं। तो ऐसा जो है आपको बताना है स्टूडेंट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। खंड से यहाँ पर हमारा शुरुआत हो जाती है और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है इसके अंदर रहेंगे स्टूडेंट आपके। ठीक है, 3 नंबर वाले प्रश्न हैं ये, और देखते हैं कौन कौन से हैं, क्या हैं। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं बतलाइए। तो मिश्रित कृषि के बारे में बताना है कि भाई पशुपालन जो है किया जाता है फसलों के साथ साथ, यहाँ जो और गहन कृषि की जाती है, चारे वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है, पशुओं की देखभाल की जाती है। तो ये जो है इसकी विशेषताएं आपको बतानी है। तो आप कुछ और जो विशेषता है वो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। इसके अथवा में है ये डेयरी है भाई। ठीक है, डेयरी, डेयरी कृषि की प्रमुख विशेषता। तो डेयरी कृषि की विशेषता आपको बतानी है। ठीक है, तो डेयरी में क्या क्या होता है वो चीज़ इसकी विशेषताएं आपकी रह जाएंगी। नेक्स्ट अपना आता है 15 का क्वेश्चन है
खनिज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज क्या होता है, जो भूगर्भ से निकाले जाते हैं खोद कर या खनन करके, वो खनिज होते हैं। रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्मों के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। तो जो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर जो है खनिजों का वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो ये आप जो है कर दीजिएगा स्टूडेंट, दोनों ही प्रकार से करने हैं। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये मोस्ट है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अथवा में दिया हुआ है मैग्नीज पर टिप्पणी लिखें। तो मैग्नीज पर टिप्पणी लिखनी है। मैग्नीज क्या होता है और कहाँ ये पाया जाता है ना, तो ये चीज़ें इसके अंदर आपकी रहेंगी। तो मैग्नीज जो है लोहा अयस्क में उपयोग किया जाने वाला एक लोहिक धातु है या पदार्थ है, और ये जो है लोहे के साथ मिलाकर लोहे की मजबूती को बढ़ाने में काम आता है। और इसके अलावा जो ये है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका झारखंड या छोटा नागपुर का पठार जो है उसके में आता है, और छोटा नागपुर के पठार में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में जो है ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है 16 का प्रश्न है, नियोजन के उपागमनों के विषय में लिखें। तो नियोजन के कौन कौन से उपागम है और उन उपागमों के बारे में जो है आपको बताना है। ये दूसरा अपना रहेगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले जो प्रभाव है उनकी व्याख्या कीजिए। तो इंदिरा गांधी नहर से जो पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, तो उन नुकसानों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, कौन कौन से नुकसान होंगे। ठीक है, तो ये आपको बताने हैं। भाई जल की समस्या बढ़ेगी, ठीक है, जल जो है उसका दुरुपयोग हो रहा है, और भी कई ऐसी चीज़ें जो हैं वो रहेंगी, भूमि का निम्नीकरण वगैरह। ठीक है, तो ये समस्याएं जो हैं वो आपको इनका विस्तार से समझाना है। नेक्स्ट अपना जो है खंड 10 शुरू हो जाता है, जिसके अंदर निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न स्टूडेंट आपके 2 रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से जो है अपने निबंधात्मक प्रश्न हैं। तो देखिए 17 का है हमारा जो है, पतन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं। पतनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। तो पतन किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक होते हैं, तो ये तो हम सभी को पता है, क्योंकि जहाज़ों से माल उतारना चढ़ाना ये सारा काम पतनों से ही होता है, और इनकी अवस्थिति के आधार पर इनका जो है वर्गीकरण करना है, यानी पतनों के बारे में बताना है। ठीक है, जैसे ज्वारी पतन है और पतन है, तो इस प्रकार से। इसके अथवा में है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करता है। तो ये चीज़ें बतानी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ यहाँ पर बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ जो है आपका जो रहेगा, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो है आपका मोस्ट है। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट हमारा 18 का है, भारत में उत्पादित किन्हीं 2 मोटे अनाजों का वर्णन कीजिए। तो 2 मोटे अनाज, तो यहाँ पर बाजरा और ज्वार यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, तो इनके बारे में आपको बताना है कि ये क्या होते हैं, कहाँ कहाँ ये उत्पादित होते हैं, कौन सी परिस्थितियों में होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है। अथवा में दिया हुआ है, भारत में खाद्यान्न फसल चावल एवं गेहूं की कृषि तथा उसके उत्पादन क्षेत्रों पर लेख लिखिए या विषय में लिखिए। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो प्रश्न है वो आपके मोस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। गेहूं जो है ना वो आपको विशेष तौर पर देखना है स्टूडेंट, गेहूं जो है वो ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, चावल जो है वो 2023 में जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस बार गेहूं की जो संभावना है वो ज़्यादा है या दूसरे मोटे अनाज की, तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से जो है क्लियर कर लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपना है यह खंड, और इसके अंदर जो है आपके 2 मैप दिए हुए हैं। दिए गए विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित नगरों व केंद्रों को दर्शाइए। तो बीजिंग है, जोहान्स ठीक है, जोहान्सबर्ग, पेरू और कैनबरा जो है वो दिए हुए हैं। तो ये आपको जो है आगे, इसके आगे मैंने आपके जो है यहाँ पर आपके मानचित्र हैं वो समाहित किए हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इनके नाम दिखा रहा हूँ। और भारत के तेल शोधक कारखानों भरवाने हैं, जिसमें जामनगर, मथुरा, नागापट्टिनम और हल्दिया हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनको कौन कौन से हैं ये। तो आइए जानते हैं और देखते हैं मैप के अंदर कौन कौन से जो हैं वो आपके भरे जाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले विश्व का जो मानचित्र है वो यहाँ पर आपके सामने है, और इसमें आपको जो महत्वपूर्ण नगर हैं उनको भरना है। तो नगरों में यहाँ पर आपके था
जो है वो यहाँ पर आपके मौजूद है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बीजिंग की। तो बीजिंग जो यहाँ पर ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये बीजिंग का है। और बीजिंग कहाँ है स्टूडेंट? चीन में है, ठीक है। जोहान्सबर्ग अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका में। तो अफ्रीका के यहाँ है, ठीक है। यहाँ जो आपका तीर का जो लास्ट हिस्सा है पीछे वाला, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका जो है जोहान्सबर्ग है। और इस अगर आपसे पूछा जाए तो जोहान्सबर्ग के जस्ट नीचे ही थोड़ा सा इस तट के पास, यहाँ पर थोड़ा तट के से दूर लगा है यहाँ मेरा चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डरबन है, यहाँ पर आपका केप टाउन है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पेरू। पेरू आपका दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है आपका पेरू का है स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में कैनबरा आ जाती है। तो कैनबरा जो है आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ये यहाँ है। और इसके जस्ट आगे वाली साइड की अगर अपन बात करें, जहाँ मैंने दूसरा बिंदु लगाया है, यहाँ पर आपकी क्या है, सिडनी है। यहाँ पर सिडनी है, यहाँ पर पर्थ है, यहाँ और नीचे आओगे तो आपका जो है मेलबोर्न है, ठीक है। और यहाँ पर एडिलेंड है। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पर्थ। फिर सेकंड नंबर क्या है, सिडनी। नीचे आपका मेलबोर्न, ये आपका कैनबरा है, ये आपका मेलबोर्न है, यहाँ पर एडिलेंड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट अपना रहेगा भारत का। भारत के मैप की अगर अपन बात करें तो भारत के मैप के अंदर हमसे क्या पूछा गया था? तो भारत के मैप में हमसे पूछा गया था भारत के तेल शोधन कारखाने। क्या पूछा गया था? तेल शोधन कारखाने, ठीक है। तो तेल शोधन कारखाने जो हैं यहाँ पर आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो तेल शोधन कारखानों के बारे में हमें बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो बढ़ते हैं। तो तेल शोधन कारखाने, सबसे पहला मथुरा आपका यहाँ है। और ये हिस्सा जो है आपके यूपी में आता है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो एरिया है, ये आपके किसका है, जामनगर गुजरात का है, ठीक है। यहाँ पर आपका मौजूद है ही हल्दिया, ठीक है। और उसके बाद में नीचे की तरफ आपका आ जाता है स्टूडेंट, यहाँ चेन्नई के पास जो है आपका नागापट्टिनम जो है वो आपका यहाँ पर हो जाता है। एक बार मैं इन सबको हटा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। देखिए इस प्रकार से है, ये आपका मथुरा हो गया, तो ये यहाँ है, ये हल्दिया, ठीक है, ये मथुरा, ये जामनगर यहाँ पर है आपका। और नागापट्टिनम जो है वो भी आपका यहाँ है चेन्नई के पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये यूपी है, ये वेस्ट बंगाल है, ये तमिलनाडु है, और ये गुजरात है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपके सभी हैं, तो आप इनको देख सकते हैं और इनको अच्छे से आपको समझना है। और एग्ज़ाम एक बार मैं फिर इनको सबको हटा देता हूँ, आप अच्छे से एक बार फिर से देख लेना स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से शुरुआत जो है मुलाकात होगी और नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।